So, how you? Fine? तो कूलम्स लॉ, लास्ट लेक्चर में आपने देखा व्हाट इज कोलम्बियन फोर्स, यानी दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। जहां आपने देखा कि एप्सिलॉन नॉट और ये सिंबल है एप्सिलॉन नॉट का, ये है क्या? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर सिंबल एप्सिलॉन नॉट। यानी इसका मीनिंग क्या है? सिंपली ये है, जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल। आगे आप देखोगे Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अभी राइट में यही इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इस पर मीडियम का असर क्या होगा? यानी इन्फ्लुएंस ऑफ मीडियम क्या है? एयर। तो इन्फ्लुएंस ऑफ एयर ओवर इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आता है। पोटेंशियल एनर्जी सारे फिजिकल क्वांटिटी है। उसी तरह से अगर एयर का क्या इन्फ्लुएंस है तो बाकी सभी मीडियम का होगा। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम केवल एप्सिलॉन से लिखो, यहां नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। तो इन्फ्लुएंस ऑफ गिवन मीडियम ओवर इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहां ये ध्यान में रखें, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है। हर मीडियम में असर अलग अलग होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स पर मीडियम का असर नहीं होता। वो हर मीडियम में उतना ही होता है, केवल मास और चार्ज पे डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड नहीं होता। और इसलिए ये जी क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है, पूरी दुनिया में इसकी वैल्यू वही है। अब अगर दोनों को रिलेट करो तो किसी भी मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बराबर होती है एयर की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इनटू रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। अब इसे ना भूलें, तो आप कह सकते हो यहां से रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर बराबर मीडियम की परमिटिविटी, मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय एयर की परमिटिविटी। और इस रिलेटिव परमिटिविटी को भी आप डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी कहें या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहें, और ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड का। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी एयर का कितना होता है? 1। एयर का क्या होता है? 1, यानी 1 मिनिमम है। और इसका मतलब है कि वो द बेस्ट इंसुलेटर है। क्या लिखा गया? इंसुलेटर, यानी एयर इंसुलेटर है। बाकी सभी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से ज्यादा है। अब इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी एयर की जगह मेटल, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कोई भी मेटल, सभी मेटल के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू इनफाइनाइट मानी जाती है। सभी कंडक्टर के लिए K की वैल्यू यानी एप्सिलॉन R की वैल्यू इनफाइनाइट मान लिया। इसका मतलब ये सभी क्या हैं? कंडक्टर। तो मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल का वो कंडक्टर है, और मिनिमम एयर का वो इंसुलेटर है। बाकी सभी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से लेके इनफाइनाइट के बीच में। सो नाउ जस्ट कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी 11 में पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहां पढ़ रहा कोलंबियन फोर्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो,
ये फंडामेंटल फोर्सेस की किस कैटेगरी में आते हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। अब 11 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ रिएक्शन, फोर्स ऑफ टेंशन, इन सब का नेचर क्या है? ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। तो फोर ही फोर्स हैं फंडामेंटली पूरे यूनिवर्स में: स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस फोर्स और इस फोर्स का कंपैरिजन यहां करना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये एक्सप्रेशन है प्लस या माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स उसी तरह से है माइनस G M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सो इसका मीनिंग क्या है? यहां प्लस माइनस दोनों है, यानी ये अट्रैक्टिव भी है रिपल्सिव भी है, यानी यहां अट्रैक्शन भी होता है रिपल्सन भी होता है। अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन है, बट सेम चार्ज है तो रिपल्सन है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्टिव होता है, वहां रिपल्सन नहीं होता। कुछ बात समझ में आई? अब ये आपको ध्यान में रखना होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी आप कह सकते हो स्मॉलेस्ट फोर्स ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है, और ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं तो नहीं भूलना है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी डिस्टेंस के लिए बिटवीन दो इलेक्ट्रॉन, तो ये रेशियो कितना होता है? ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 42। जो ये इशारा कर रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच कोलंबियन फोर्स इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर 42 टाइम्स देन ग्रेविटेशनल फोर्स। वही अगर दो प्रोटॉन के बीच में पूछा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर बाय 10 टू द पावर 36 टाइम, राइट? रेशो का मानना है। अब ये रेशियो है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दुनिया का सबसे बड़ा फोर्स है। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 1 न्यूटन है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उससे 100 टाइम्स छोटा, यानी 10 टू द पावर -2 न्यूटन होता है। और फिर ये वीक न्यूक्लियर फोर्स 10 टू द पावर -13 टाइम्स छोटा होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन एवरेज 10 टू द पावर -39 टाइम्स छोटा होता है। एंड दिस इज गिवन इन फिजिकल वर्ड जब आप 11 फिजिक्स की बात करें। बोथ आर सेंट्रल फोर्स, तो ये भी सेंट्रल फोर्स है, ये भी सेंट्रल फोर्स है। और इसकी पहचान इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करना, यानी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर यहां भी है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर यहां भी है। ये म्यूचुअल फोर्स है, यानी दोनों पार्टिकल पर फोर्स लगता है। फोर्स में डायरेक्शन अपोजिट होता है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होता है। अगर ये Q1 और Q2 है तो पार्टिकल 1 पर 2 की वजह से फोर्स तो हो गया F12, और पार्टिकल 2 पर 1 की वजह से फोर्स तो F21। अब ये इधर रिपल करेगा इसको, तो ये इसको इधर रिपल करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? F12 इज इक्वल टू -F21, यानी मैग्नीट्यूड में बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट। और वही चीज ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए है। यहां सिर्फ अट्रैक्शन होता है M1 और M2। तो पार्टिकल 1 पर 2 की वजह से फोर्स F12, पार्टिकल 2 पर 1 की वजह से फोर्स F21। दोनों मैग्नीट्यूड में सेम बट डायरेक्शन में अपोजिट, राइट? सो रेडी? बात समझ में आई कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड कोलंबियन फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कंपैरिजन आपने देखा। अब हर चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
जिसका बेसिकली मीन्स जोड़ना है, और जोड़ना दो ही, अगर वो स्केलर क्वांटिटी है तो अलजेब्रिक सम करना है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर सम करना है। और आप सभी जानते हैं कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर दो ही पार्टिकल हैं तो दोनों पार्टिकल पर एक ही फोर्स होगा, मैग्नीट्यूड में सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। यही म्यूचुअल फोर्स जो आपने प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स में देखा। अब अगर किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल में दो से ज्यादा पार्टिकल हैं तो याद करो, जब दो पार्टिकल थे तो फोर्स एक था, किसी भी पार्टिकल पर एक ही फोर्स था। अब अगर दो से ज्यादा पार्टिकल हैं देन हाउ मच इज द नेट फोर्स ऑन एनी पार्टिकल। और इसमें मदद करेगा आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो वेक्टर सम ऑफ वेक्टर क्वांटिटी के लिए, अलजेब्रिक सम स्केलर क्वांटिटी के लिए हर चैप्टर में करते चले आ रहे हैं, आगे भी हर चैप्टर में मिलेगा। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर एनी क्वांटिटी, बट नाउ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। तो क्या लिखा गया है? इफ इन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल there are n particle, if in a system of particle there are n particle, then number of forces on any particle, number of forces on any particle is n minus 1। अगर तीन पार्टिकल हैं तो किसी भी पार्टिकल पर दो फोर्स होंगे, अगर चार पार्टिकल हैं तो किसी भी पार्टिकल पर तीन फोर्स होंगे, यानी एक कम होगा। तो किसी भी पार्टिकल पर नेट फोर्स कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। हेंस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी पार्टिकल इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। लेट अस कंसीडर, देखें, अगर ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल में n पार्टिकल हैं, लिविंग दिस q पार्टिकल। अगर इसको भी Q1 कह दो तो ये n+1 हो जाएगा। तो टोटल पार्टिकल कितने होंगे? n+1, बट लिखा गया यहाँ Q और यहाँ Q1, Q2, Q3। अगर टोटल Q n+1 कहते हो तो नेट फोर्स आपका n हो जाएगा, और n पार्टिकल अदर देन दिस कहते हो तो नेट फोर्स n होगा। अब अगर ये Q है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये डैश डैश Qn है, यानी इसके अलावा n पार्टिकल है तो फोर्स भी कितने होंगे? n, और सब मिला दोगे n तो नंबर ऑफ फोर्स n-1 हो जाएंगे। तो ये Q1 सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस, फोर्स उसी लाइन के अलोंग होगा और सर्टेन डिस्टेंस r होगा। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये लाइन है, तो F1 इज इन दिस डायरेक्शन। उसी तरह से Q2, अब Q2 Q1 Q पे फोर्स लगाएगा, हमें Q पे फोर्स चाहिए, तो Q2 और Q को मिलाने वाली ये लाइन है, तो F2 का डायरेक्शन ये हो गया। दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, और फोर्स ऑफ रिपल्सन है दूर, अट्रैक्शन है तो टुवर्ड्स द चार्ज। अब अगर ये Q3 है, इसको मिलाने वाली लाइन ये है, तो ये फोर्स F3 है। अगर ये चार्ज Qn है तो इसको मिलाने वाली लाइन है और ये फोर्स Fn है। तो इस चार्ज Q पर नेट फोर्स कितना होगा? तो नेट फोर्स ऑन चार्ज Q इज इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 डैश डैश प्लस वेक्टर Fn, राइट। कुछ बात समझ में आई? अब इसी का एक एग्जांपल देखते हो। सपोज ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल बेस्ड होते हैं। ट्रायंगल होगा, हेक्सागन होगा, पेंटागन होगा, स्क्वायर होगा, बोर्ड तक के रिपीटेड क्वेश्चन है, और इसके बाद क्वेश्चन ही 1 बाय 1 आपको देखना है। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है,
इसके तीनों वर्टेक्स पे चार्ज Q Q Q है। ये वर्टेक्स A है, ये वर्टेक्स B है और ये वर्टेक्स C है। साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज A, then how much is the force on charge at vertex B? इस वर्टेक्स B पे जो चार्ज है इस पर नेट फोर्स कितना होगा? अब आप देखें, इसी प्रिंसिपल आप सुपरपोजिशन को यूज करें। इस सिस्टम में कितने चार्ज पार्टिकल हैं? 3, यानी हर चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कितने होंगे? 2। अब इस पे फोर्स चाहिए तो यहां रख दिया, ये Q है। इसे छोड़ दो, जिस पर फोर्स निकालना हो उसके अलावा कितने चार्ज हैं वो उसे अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे। तो जो चार्ज वर्टेक्स A पे है इसने रिपल किया इस चार्ज पार्टिकल को, ये ज्वाइन करने वाली लाइन है तो ये क्या हो गया? फोर्स F1। उसी तरह से इसके अलावा ये चार्ज Q वर्टेक्स C पे है, इसको लाइन ज्वाइन करना ये है तो इधर क्या डायरेक्शन हो गया? फोर्स F2 का। तो कूलम्ब्स लॉ से F1 और F2 का मैग्नीट्यूड निकालो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F1 बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F2, डायरेक्शन अलग अलग है, विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। Q1 इंटू Q2 करोगे तो Q इंटू Q कितना हो जाएगा? Q स्क्वायर। से दिस इज इक्वल टू F, मान लो थोड़ी देर के लिए F के बराबर है। और दोनों फोर्स के बीच एंगल देखो किस एंगल पे हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इनके बीच एंगल 60 डिग्री होगा। उसी डायरेक्शन में फोर्स होंगे तो दोनों फोर्स के बीच एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो थीटा बिटवीन फोर्स F1 एंड F2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो वेक्टर सम से नेट फोर्स दो वेक्टर के लिए कितना होगा? आपका तो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, यहां फोर्स सेट कर दिया, वेक्टर F1 होल स्क्वायर प्लस F2 होल स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब थीटा 60 डिग्री है, वैल्यू रख दिया तो F स्क्वायर F1 F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F इंटू cos 60 डिग्री। इसे सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट कितना है? रूट 3F। तो नेट फोर्स डायरेक्शनल होगा लेकिन मैग्नीट्यूड यो ही होगा किसी भी पार्टिकल पे लो। तो F की वैल्यू रख दो, तो आपने F की वैल्यू नेट फोर्स ये है। अब F की वैल्यू रखी तो ये हो गया रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। कहां से? फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब कूलम्ब्स लॉ आपके सामने आ गया है और डिफरेंट तरह के क्वेश्चन देखोगे और यही ग्रेविटी का पूरा रिवीजन होगा। प्लस कहने के लिए गिने हुए चैप्टर क्वांटिटी बदलेगी बट मैथमेटिकल टूल्स तो वही रहेंगे। और अब आपको नेक्स्ट क्लास में 1-2 क्लास में क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, सभी को फॉलो करना है। और अब बहुत जरूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कोई हेजिटेशन न करें और प्लीज प्लीज कमेंट करें। जहां भी आपको प्रॉब्लम होती है प्लीज राइट इन कमेंट, सर इसको दोबारा बता दो, ये बात नहीं समझ में आई, या और जो कुछ भी आपके दिमाग में बातें होती हैं आप सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में लिखें या बताएं हमें, ठीक है। जितना ही आप ओपन होंगे और हेजिटेशन नहीं करेंगे हमारे लिए राहें उतनी ही आसान होगी और हम आपका उसी शिद्दत के साथ डाउट भी सॉल्व करेंगे और आपके हौसले भी बुलंद रखेंगे, राइट। ओके, सी यू वंस मोर। नेक्स्ट क्लास विल बी द क्वेश्चन न्यूमेरिकल based on Coulomb's law.